आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है और अभी मॉडर्न हिस्ट्री का किस तरीके से डिवीजन किया जाए, क्या क्लासिफिकेशन है, उन सभी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया। कल आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या सेक्शन है जहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन, नेतृत्व से संबंधित क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के विकास से संबंधित प्रश्न और संवैधानिक विकास। इसके अलावा हम लोगों ने दो चीजों का और डिस्कशन किया कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और फिर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आपस में संघर्ष और बाद में फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और बाद में भारत में ब्रिटिश शासन। ये संदर्भ है जहां से हम लोग पूरी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को समझ सकते हैं। आज एक एक करके हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत में किस प्रकार से आगमन हुआ, उनसे संबंधित जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो कंसेप्ट है, उसको हम लोग समझेंगे और फिर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। अगर आप एक बार अच्छे से सारी चीजों को समझ लेते हैं तो इससे ज्यादा आपको आसान भी कोई दूसरा पार्ट नहीं लगेगा। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है। यद्यप मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत 1757 से ही मानी जाती है, क्योंकि कोई भी एज तब शुरू होती है, कोई भी युग तब शुरू माना जाता है जब उसका प्रभाव हो। अगर पहले की ही व्यवस्था चली आ रही है तो उसे आधुनिक नहीं कहा जाता है। अगर मैं कहूं, जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं इस शब्द के बारे में बोलूं कि मॉडर्न किसे कहा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, सिर्फ मैं शब्द यूज करूं मॉडर्न। अगर मैं कहूं ये मॉडर्न एक शब्द है आधुनिक, और मैं आपसे सवाल करूं कि कौन आधुनिक है, कौन आधुनिक नहीं है, तो कैसे जानेंगे कौन आधुनिक है और कौन नहीं आधुनिक है? देखिए, आधुनिक का मतलब होता है पहले जैसा नहीं, पहले जैसा नहीं होना, पहले जैसा नहीं होना। जैसे कहा जाता है, सारे स्टूडेंट को देख करके कहा जाता है सारे स्टूडेंट आधुनिक लग रहे हैं क्लास में। कैसे कहा जाता है आधुनिक लग रहे हैं? क्योंकि पहले जैसे विद्यार्थी रहते थे अब वैसे विद्यार्थी नहीं। पहले धोती कुर्ता पहन के कोई आता था, आज कोई विद्यार्थी नहीं है। पहले जो बेटियां थी, लड़कियां थी, साड़ी पहन करके आती थी, अब कोई साड़ी पहन करके नहीं आ रही। तो हम क्लास में देख करके कह देते हैं कि सारा स्टूडेंट आधुनिक दिख रहा है। पहनावे के आधार पर सारा आधुनिक है, मतलब पहले जैसा नहीं है। अब सोच के आधार पर देखना पड़ेगा कि क्या सारा स्टूडेंट आधुनिक है। तो आधुनिक का मतलब होता है पहले जैसा नहीं होना, और पहले जैसा नहीं होने का मतलब नया होना, नए जैसा होना, नए जैसा होना। नई जैसा मतलब नई शुरुआत का होना, नई शुरुआत का होना। ध्यान से सुनेंगे, नई शुरुआत का होना, शुरुआत का होना। और आप जानते हैं नई शुरुआत कब हुई? नई शुरुआत कब हुई या कब होगी? जब पहले की व्यवस्था ध्वस्त होगी। और पहले की व्यवस्था कब ध्वस्त हुई? पलासी के युद्ध में ध्वस्त हुई। इसीलिए पलासी के युद्ध के बाद ही आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। अर्थात आधुनिक इतिहास कहां से शुरू माना जाता है? जहां से पलासी का युद्ध समाप्त हुआ। अर्थात प्लासी का युद्ध जानते हैं निर्णायक है, बहुत कायदे से निर्णायक है, बहुत बड़ी भूमिका में जानते निर्णायक है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस नाते जरा ध्यान देंगे। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ना होता है तो उसको तीन फेजों में ऐसे बांटा जाता है। आधुनिक इतिहास। अब पहला फेज बांटा जाता है, फर्स्ट फेज, पहला चरण, फर्स्ट फेज। पहला चरण ये माना जाता है भैया 1600 से लेकर के 1757 तक।
जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। लेकिन यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ तो आगमन होते ही यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव नहीं स्थापित हो गया। यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव तब स्थापित हुआ जब उनका यहाँ पे शासन हुआ। और शासन जानते, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ, उससे पहले तो उनको था ही नहीं अधिकार। तो ये पहला फेज, इसमें कंपनियां आएंगी। दूसरे फेज में जो सेकंड फेज है, देखिए दूसरा चरण, सेकंड फेज, दूसरा चरण। अब यहां पर देखिए, यहीं पे व्यवस्था बदल रही है, पलट रही है 1757 से 1857 तक। अब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई कंपनी, जिसको हम लोग शार्ट में ईआईसी कहते हैं, ईआईसी का शासन हो गया। तो ईआईसी का शासन था, इससे पहले मुगल शासन या तमाम अन्य राजाओं का शासन था। तो पुरानी व्यवस्था थी, यहीं से जानते हैं नई व्यवस्था को शुरू माना जा रहा है। और तीसरी बात देखें आप, तो थर्ड फेज, तीसरा चरण, ये जो है 1857 के बाद से लेकर के 1947, ये ब्रिटिश शासन है। यहां तो पूरी तरीके से नया, ये ब्रिटिश शासन है, अर्थात ब्रिटेन की सरकार का शासन है। तो आधुनिक इतिहास का, एक मिनट, तो जो है आधुनिक इतिहास की शुरुआत कैसे माना जाता है? आधुनिक इतिहास की शुरुआत इसी सेकंड फेज से माना जाता है, इसी सेकंड फेज से। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ, तो यहीं से एक नई शुरुआत माना जाता है, एक नई तरीके की शुरुआत देखी जाती है। और यहां पे यूरोपीय कंपनियां सिर्फ आई, यूरोपीय कंपनी का यहां पे आगमन हुआ है। और आगमन होने से जो है कोई व्यवस्था बदलती नहीं। आगमन होने से सिर्फ जानते हैं पुरानी व्यवस्था के अंदर ही चीजें कार्य कर रही होती हैं। पुरानी व्यवस्था के अंदर यहाँ पे काम कर रही थी चीजें, और यहां से जो है नई व्यवस्था बनती है। तो जहां से नई व्यवस्था बनती है वहीं से आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुरानी व्यवस्था ही रहती है। इस दौर में, इस दौर में पुरानी व्यवस्था बनी रहती है और यहां से नई व्यवस्था की शुरुआत, यहां से नई व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो अब देखिए, यहां से समझना है कि किस तरीके से जो है आधुनिक इतिहास की शुरुआत हो रही है, किस प्रकार से आधुनिक इतिहास शुरू होता है। तो यहाँ पे पुरानी व्यवस्था है।
अभी सब समझाएंगे दीवानी का क्या अर्थ है और बाकी चीजों का क्या अर्थ है। हम लोग सारी चीजों को समझेंगे, सारी बात को ठीक से जानेंगे। देखिए, जो फर्स्ट फेज है, पहला चरण, अब यहां तक कोई व्यवस्था बदल नहीं रही है, बल्कि भारत में जो व्यवस्था थी, यहां तक भारत में जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था चल रही थी, और उसी व्यवस्था के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियां आई और भारत में काम करने लगी। लेकिन जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ तो वहां से व्यवस्था बदलती है। देखिए, इस दौर में, ये एक लाइन मैं पूरा लिख देता हूं, इतना आप पहले लिख लें। देखिए, इस दौर में कोई व्यवस्था बदलती नहीं है, बल्कि यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आती हैं और व्यापार करती हैं तथा लाभ बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित करना चाहती, तथा लाभ बढ़ाने के लिए भारत में शासन सत्ता स्थापित करना चाहती है। लेकिन इससे पहले से मैं शुरुआत करूंगा ताकि आप पूरी बात को समझें। लेकिन एक चीज जान लीजिए, यहां से आधुनिक इतिहास की शुरुआत नहीं मानी जा सकती। शुरुआत तो नयापन जहां से आएगा वहीं से आधुनिकता की शुरुआत। आधुनिकता का मतलब यही होता है कि पहले जैसा नहीं होना, नया हो जाना, है कि नहीं। जैसे बहुत लोग कहते हैं आपकी सोच बहुत आधुनिक है, मतलब परंपरागत नहीं है, एक नए तर्क और नए जो है वैज्ञानिक मानसिकता के आधार पर आपकी सोच है, तर्क के आधार पर आपकी सोच है, समझ के आधार पर आपकी सोच है, वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर आपकी सोच है, तो उसे आधुनिक सोच कहा जाता है। इसीलिए आधुनिक इतिहास की शुरुआत यहां से नहीं मानी जाती। आधुनिक इतिहास की शुरुआत इसीलिए जो है 1757 के बाद मानी जाती है। पहले इतने बात को मैं समझा करके ही शुरू करना चाहता हूं। जैसे यहां पर प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी का युद्ध होने के बाद अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। दीवानी का अधिकार, सिविल राइट, दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ बंगाल में, है कि नहीं। दीवानी का अधिकार प्राप्त होने का मतलब टैक्स लगाने का अधिकार। दीवानी मामले के अंतर्गत मुख्यतः पैसे से जुड़े हुए मामले आते हैं। जैसे दो प्रकार के मामले होते हैं, आप सुनते होंगे, एक दीवानी मामला, दूसरा फौजदारी मामला। दीवानी मामले में पैसे का लेन देन, जैसे कोई किसी ने, जानते हैं, चोरी कर लिया तो ये दीवानी मामला है। पैसा छीन लिया, दीवानी मामला है। पैसा लेकर के नहीं दे रहा है, दीवानी मामला है। फौजदारी किसे कहा जाता है, क्रिमिनल, मारपीट कर लिया, गाली गलौज कर दिया, किसी ने किसी को मारपीट कर दिया, पिटाई कर दी, तो ये क्या हो गया, फौजदारी मामला हो गया, अर्थात क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। लेकिन पैसे के लेन देन में कोई गड़बड़ी हो गई तो वो दीवानी। तो दीवानी, यहां पे जब दीवानी शब्द बोला जाए तो आप टैक्स से, इसका मतलब कर लगाने का अधिकार, और कर लगाने का अधिकार किसको होता है, शासक वर्ग को ही होता है। कर लगाने का अधिकार, कर लगाने का अधिकार
टैक्स इम्पोज करने का अधिकार, कर लगाने का अधिकार। और कर लगाने का अधिकार शासन सत्ता को होता, मतलब शासक हो गए ये, शासन सत्ता कर लगाती है, शासन सत्ता कर लगाती है। तो शासन सत्ता के द्वारा कर लगाया जाता है, तो कर लगाने का अधिकार हो गया। और कर लगाने के अधिकार के नाते ये यहीं से आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। यहीं से, क्योंकि यहीं से नई व्यवस्था शुरू होती, यहीं से नई व्यवस्था शुरू होती है, नई शासन व्यवस्था शुरू होती है। अब यूरोपीय लोग आ गए, अंग्रेज का शासन आ गया, तो अंग्रेजी कंपनी का शासन आ गया, तो नया सिस्टम आया। यहीं से नई व्यवस्था की शुरुआत होती है, नई व्यवस्था की शुरुआत होती है। इसीलिए यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती। एक छोटा सा पॉइंट था जो आपको बताना बेहद जरूरी था। अब मैं शुरू करूंगा पहले फेज, क्योंकि 3 फेज में बटा हुआ है ये पूरा दौर। तो सबसे पहले मैं पहला फेज पढ़ाऊंगा, इसलिए पहला फेज नए पेज पर हेडिंग डालिए, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। आगमन इससे पहले ही हुआ था, जैसे पुर्तगाली कंपनियां तो पहले ही आ गई थी, लेकिन ये दौर है जब इसी में डच कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, डेनिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी, स्वीडिश कंपनी, वो सब इस दौर में आई, तो इस नाते इसको उस दौर के अंतर्गत लिया जाता है। तो फर्स्ट फेज, पहला चरण, सामान्यतः इसके लिए ये टाइम पीरियड आप लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी में कंपनियां आई हैं। हाँ, इसमें मेजर कंपनियां आई, पुर्तगीज कंपनी तो इससे पहले ही आई थी, पुर्तगाली, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब यहां से बहुत अच्छे से हर बात को समझना है। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। बक्सर का युद्ध निर्णायक था, ऐसा नहीं कि बक्सर के युद्ध के बाद शुरू हुआ था। दीवानी अधिकार तो प्लासी के युद्ध से ही शुरू हो। बक्सर का युद्ध निर्णायक, कैसे निर्णायक रहा वो मैं चर्चा करूंगा, उस पर आप ना जाएं। तो देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अब ये हम लोगों का एक नया टॉपिक है जो कम से कम 1 घंटे चलेगा। अब जरा ध्यान से, बहुत एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। आपने पढ़ा होगा कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। आपने पढ़ा होगा, ऐसे तमाम बहुत सारी चीज आपने, नई दुनिया की खोज की, कोलंबस ने, इधर वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। ये सब शब्द पढ़ने पर ऐसे लगता है कि कितना पगला जैसा लगता है। भारत की क्या कोई खोज करेगा? भारत सदियों से है, आदि से है, अनंत से है। हाँ, भारत का अपने संदर्भ में कोई खोज कर सकता है। खोज का मतलब ही होता है, डिस्कवरी का मतलब है कोई चीज है लेकिन आपको पता नहीं है, जान जाना। 2 शब्द है, दोनों शब्दों का कई बार लोग सटीक अर्थ नहीं जान पाते। एक शब्द है डिस्कवरी, जिसे खोज कहा जाता है, जैसे आग का खोज, आग का खोज। तो ऐसा नहीं कि आग नहीं थी, लेकिन मनुष्य ने पहली बार जाना कि आग कैसे जलाई जाती है। 2 पत्थर के टुकड़े को आपस में टकराया, चिंगारी निकली और आग उत्पन्न हुई, तो आग की खोज हो गई, डिस्कवरी ऑफ फायर। लेकिन आप विज्ञान में 2 शब्दों को पढ़ते हैं। एक शब्द आप पढ़ते हैं खोज, इसको कहा जाता है डिस्कवरी, और एक शब्द आप पढ़ते हैं आविष्कार,
इसको कहा जाता है इन्वेंशन, इसको कहा जाता है इन्वेंशन, आविष्कार। अब ध्यान से सुने, खोज शब्द कब यूज किया जाता है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं विवेक कुमार, देर इज नो कंफ्यूजन अबाउट द दीवानी सिस्टम। दीवानी अधिकार प्लासी के बाद ही प्राप्त हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये तो प्लासी का युद्ध इसीलिए निर्णायक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब जरा ध्यान सुने, खोज शब्द तब यूज किया जाता है कोई चीज पहले से है लेकिन आपको पता हुई, जैसे आग की खोज हुई, आग की खोज, इसको कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ फायर। ये आग की खोज है। आग की खोज का मतलब होता है कि आग पहले से थी लेकिन मनुष्य को जब पता हुआ तो आग की खोज है। लेकिन इंटरनेट की खोज नहीं हुई, इंटरनेट का आविष्कार हुआ है। इंटरनेट पहले था ही नहीं, है कि नहीं? जैसे पहिए का आविष्कार है, इंटरनेट का आविष्कार है, बल्ब का आविष्कार है, जैसे इंटरनेट का आविष्कार है, इंटरनेट का आविष्कार है, क्योंकि ये पहले था ही नहीं, नए सिरे से आया। इन्वेंशन, इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट या मोबाइल का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ मोबाइल। देखिए, ये कोई चीज पहली बार आ रही है वो आविष्कार है, और कोई चीज पहले से थी और बाद में पता चल रही, जैसे तेल के कुओं की खोज हुई, तेल की खान की खोज हुई। खान पहले थी लेकिन खोज हो गई, पता चल गया। किसी चीज का पता चल जाना, बात समझ रहे हैं? किसी चीज का पता चल जाना खोज है, और नए सिरे से जानते हैं उत्पन्न करना आविष्कार है। मतलब पहले से कोई चीज है और उसके बारे में ज्ञात हो जाना। कोई घटना पहले से है, उसका ज्ञात हो जाना खोज कहलाता है। जैसे भारत की खोज, भारत पहले से था लेकिन उनको पहली बार ज्ञात हो गया। कैसे? समुद्री मार्ग के माध्यम से। यूरोपीय लोगों को भी भारत पहले से पता था, ऐसा नहीं कि यूरोपीय लोगों को भारत पहले से पता नहीं था, पहले से पता था। लेकिन जब तुर्कों ने कुस्तुस्तुनिया पर अधिकार जमा लिया तो वो रास्ता पूरा बंद हो गया, तो समुद्री मार्ग से फिर आने की का रास्ता जो होगा वो खोज ही होगी, वो जानकारी। अच्छा, ये नए सिरे से, नए सिरे से उत्पन्न करना, नए सिरे से उत्पन्न करना, जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था। अगर पहले था और फिर होगा तब तो खोज हो जाएगी, डिस्कवरी हो जाएगी। अब जरा ध्यान देंगे, अब यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हो रहा है, तो यूरोपीय लोग भी भारत के बारे में पहले से जानते थे। भाई, मार्को पोलो कैसे आया, सिकंदर कैसे आया, या उससे पहले बहुत सारे लोग आए भारत में, तो कैसे आए? अगर भारत के बारे में पता नहीं था तो? पता था, लेकिन स्थलीय मार्ग के माध्यम से, बाय द लैंड वे, स्थलीय मार्ग का पता था। बात समझ रहे हैं? जैसे देखिए, जरा ध्यान देंगे, जैसे ये मैं दिखा रहा हूं आपको फिगर। अब देखिए, इधर से रास्ता पहले से पता था, इधर से रास्ता पता था, जैसे यूरोप से ऐसे होकर के भारत आया जाता था, या यहां से ऐसे होकर के भारत आया जाता था, या इधर से ऐसे होकर के, ये सब रास्ता पहले से पता था, ये सब रास्ता पहले से पता था। हाँ, वेरी गुड। ये सब पहले से, मतलब स्थल मार्ग था। ध्यान से सुनेंगे, स्थल मार्ग पहले से था, स्थलीय मार्ग था। लेकिन हुआ क्या
कि यहां पर कुस्तुस्तुनिया एक जगह, जिसको वर्तमान में इस्तांबुल कहा जाता है, टर्की में इस्तांबुल है, तुर्कों ने कुस्तुस्तुनिया पर आविष्कार अधिकार कर लिया, तो उनका इस क्षेत्र पर, जानते हैं, उनका इस क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया। देखिए ये जगह है कुस्तुनतुनिया, जिसको अब क्या बोला जाता है, इस्तांबुल। अब ये बात है 1453 की, तुर्कों ने इस पर, जानते हैं, अधिकार जमा लिया। और तुर्कों ने जब इस पर अधिकार जमा लिया तो ये पूरा एरिया उनके अंदर हो गया। अब यूरोपीय लोग इधर से आ ही नहीं सकते थे, तो यूरोपीय लोग जब इधर से नहीं आ सकते थे तो फिर उन किधर से आ पाएंगे। जब इस क्षेत्र पर कब्जा हो गया, कुस्तुस्तुनिया पर कब्जा हो गया, तो फिर उनके आने का ये रास्ता, अब ये रास्ता बचा पानी वाला, ये समुद्र वाला रास्ता बचा, ये वाला रास्ता बचा। तो इसीलिए इसको खोज शब्द का यूज किया जाता है, और विद्वान भी कहते हैं कि भारत की खोज किया वास्को डिगामा ने। तो वो खोज क्या किया, समुद्री मार्ग, भारत तक आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब लोग समझ पा रहे हैं कि भारत तक आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की, क्योंकि यहां पर देखिए हो गया कब्जा। ये देखिए जगह को ध्यान रखिएगा, ये जगह है कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। ये अब है इस्तांबुल, इस्तांबुल ये टर्की में जगह है, और तुर्कों ने 1453 में तुर्कों ने इस पर अधिकार जमा लिया, अधिकार कर लिया, जो भी बोलिए, अधिकार कर लिया। और जब उन्होंने अधिकार कर लिया तो ये रास्ता पूरा, जानते हैं, बंद हो गया। ये रास्ता बंद हो गया, तो फिर यही रास्ता था जिससे होकर के भारत आया जा सकता था। अब देखिए ये है, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, और ये देखिए कैस्टैंटिनोपल लिखा हुआ है, यही कुस्तुस्तुनिया हो गया। और यहां पर इनका अधिकार हुआ तो देखिए ये सारा एरिया इनके अंदर आ गया। अब इधर से नहीं कोई आ सकता, जब इधर से नहीं आ सकता तो फिर फाइनली क्या हो गया, वही एक रास्ता बचा, मतलब समुद्री मार्ग वाला रास्ता है। तो फिर समुद्री मार्ग से होकर के, देखिए यहां कुस्तुस्तुनिया लिखा हुआ है हिंदी में भी, तो ये इस्तांबुल है। अब इसी को इस्तांबुल बोला जाता है। तो कुल मिलाजुला के हमें इतनी बात बताना है कि स्थलीय मार्ग पहले से था, लेकिन तुर्कों ने जब कुस्तुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया तो वो रास्ता बंद हो गया। अब नया रास्ता, जानते हैं, समुद्र का हो सकता था, और वही समुद्री रास्ते की खोज जो है वास्को डिगामा ने भारत के लिए की, कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उन सब के लिए की। इसीलिए जानते हैं इसे एक महत्व दिया जाता। तो इसलिए यहां से शुरुआत हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप 1453 कुस्तुनतुनिया अर्थात इस्तांबुल टर्की लिखेंगे। पहले ये लिख लीजिए, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं। ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, मैं यहां लिखता हूं, आप लिखते जाएंगे। तुर्कों के द्वारा जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया तो पश्चिमी देशों, मतलब यूरोपीय देशों के लिए व्यापार का मार्ग बंद हो गया। तो यूरोपीय देशों के लिए स्थलीय व्यापार मार्ग बंद हो गया।
स्थलीय व्यापार मार्ग बंद हो गया। स्थलीय व्यापार मार्ग बंद हो गया, इसीलिए नए समुद्री मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए नए समुद्री मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई। यहां तक लिख लीजिए, नए समुद्री मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई और इसी संदर्भ में समुद्री मार्गों की खोज प्रारंभ हुई। इतना भी लिख लीजिए, इसी संदर्भ में, यहां देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसी संदर्भ में समुद्री मार्गों की खोज प्रारंभ हुई। इसी संदर्भ में समुद्री मार्गों की खोज प्रारंभ हुई। और इसी संदर्भ में समुद्री मार्गों की खोज प्रारंभ हुई। इसी संदर्भ में समुद्री मार्गों की खोज प्रारंभ हुई और सबसे अधिक समुद्री मार्गों की खोज किसने की? पुर्तगालियों ने और स्पेन के लोगों ने। इसी संदर्भ में समुद्री मार्ग की खोज हुई। अब देखिए, समुद्री मार्ग की सबसे अधिक खोज जानते हैं किसने की? दो देश के लोगों ने की। एक तो पुर्तगालियों ने और दूसरा स्पेन के लोगों ने। अब जैसे दो नाम पर मैं चर्चा कर रहा हूं, एक तो जानते हैं, देखिए, कोलंबस द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज का मतलब अमेरिका के लिए समुद्र मार्ग की खोज। अमेरिका की खोज और वास्को डिगामा द्वारा 1498 में भारत की खोज, इसी मई में 17 मई को ही खोजा था। अब देखिए, खोज का मतलब क्या है? अमेरिका की खोज, इसका तात्पर्य भारत के लिए, इसका तात्पर्य अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज। अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज और इसका तात्पर्य भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज। इसका तात्पर्य भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज। अच्छा, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कोलंबस जानते हैं स्पेन का था।
स्पेन निवासी था और ये जो है पुर्तगाल निवासी, पुर्तगाली था। तो पहले ये दोनों पॉइंट सबका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए कोलंबस आया कैसे, ये देखिए कोलंबस इस तरीके से आया। आप रास्ता देखिए, देखिए यहां से वो चला, यहां से देखिए चला ऐसे, और केप वर्दे द्वीप पर पहले आया, और फिर देखिए ऐसे केप ऑफ गुड होप यहां पे आया, कैपटाउन, और फिर यहां से देखिए मोजाम्बिक, फिर ये तंजानिया, और फिर देखिए कालीकट आया। ये इस तरीके से आया कोलंबस। लिस्बन ये देखिए पुर्तगाल है, ये एरिया पुर्तगाल का है। देखिए ये लिस्बन है, यहीं से चला, और देखिए ये केप वर्दे द्वीप है, केप वर्दे द्वीप है, और ये केप ऑफ गुड होप ये कैपटाउन है कि नहीं। फिर मोजाम्बिक में आया, और फिर तंजानिया में आया, और फिर यहाँ पे कालीकट जो है केरल आया। एक बार इस रास्ते को भी मैं बना देता हूं। देखिए ऐसे आया, ये फिगर बनाना बड़ा आसान है। देखिए फिगर वगैरह सब बनाते हुए चलेंगे। ये अफ्रीका को बनाना बड़ा अच्छा लगता है। बस हम लोगों को भारत तक की जरूरत है, इसलिए यहीं तक की बात कर लेंगे। हो गया भारत। अब देखिए यहां से कोलंबस चलता है लिस्बन से, सबसे पहले केप वर्दे द्वीप आ जाता है। केप वर्दे द्वीप से यहाँ केप ऑफ गुड होप आ जाता है, फिर ये मोजाम्बिक आ जाता है, फिर ये तंजानिया आ जाता है, और फिर यहाँ कालीकट आ जाता है। देखिए ये है पुर्तगाल। सब फिगर बनाइए, छोटी छोटी बात बहुत निर्णायक रहती। ये लिस्बन है उसकी राजधानी, और ये केप वर्दे द्वीप, सब हाथ से बनाइए। केप वर्दे द्वीप ये अलग देश भी है, और ये कैप टाउन केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ये दक्षिणी अफ्रीका में है कि नहीं। और ये मोजाम्बिक है, मैं सीधे देश का नाम लिख रहा हूं। सबसे चौड़ा जानते मैदान, सबसे बड़ा मैदान अफ्रीका में मोजाम्बिक का ही है। और ये तंजानिया, तंजानिया में ही आइलैंड्स ऑफ क्लोप्स, लवंग द्वीप है यहाँ पे। ये कालीकट केरल, यहां पे आया। और आने का दिन जानते हैं, यही जैसे आज 14 मई चल रहा है ना, 3 दिन बाद 17 मई, 17 मई 1498 को भारत पहुंचा। माना जाता है कि 90 दिन लगे थे उसको। पहले इतना लिख लीजिए आप।
देखिए, ये वास्को डी गामा भारत आया, फिर कौन क्या हुआ वो सब बाद में देखेंगे। इस पूरी यात्रा में उसको 90 दिन लगा। ये देखिए वास्को डी गामा, नब्बे दिन लगा, और यहां से देखिए चला और यहां देखिए आ गया, 90 दिन लगा। और ये भारत नहीं आ रहा था, ऐसा माना जाता है कि वो अमेरिका की तरफ ही जा रहा था। लेकिन अब्दुल मुनीफ नाम का एक भारतीय व्यापारी था, जिसकी जहाज का पीछा करते हुए वो आया। वस्तुतः भारत के बारे में तो उन लोगों ने सुन ही रखा था, इसीलिए बहुत सारी वहां कंपनी पहले, भाई 1948 में ही वहां कंपनी बन चुकी थी। भारत सोने की चिड़िया है, भारत के पास बहुत ज्यादा धन है, भारत के पास बहुत ज्यादा संपदा है, ये बात पश्चिम में बहुत फैली हुई थी। सिकंदर या उससे पहले से भी लोग जानते हैं, भारत को देखकर लालायित थे, और इस नाते भारत में बहुत सारे लोग आए और भारत आना जारी रहा। उसी क्रम में जानते हैं यह भी आया था भारत, लेकिन अब्दुल मुनीफ जो था उसी का पीछा करते हुए, अब्दुल मुनीफ नामक व्यापारी का पीछा करते हुए आया। इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब्दुल मुनीफ का जानते हैं, जो नाव थी, मतलब जो उसका पूरा बोट थी, वो बहुत एडवांस थी। खैर उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी पहले छोटी छोटी बातों को पूरा करते हैं, ताकि आप सिस्टमैटिक चीजों को समझें, सिस्टमैटिक चीजों को जानें। अब देखिए वास्को डिगामा यहां पर आ गया, ये देखिए बहुत सारा डेट लिखा हुआ है। कालीकट यहां पे आया। मैं एक नया फिगर बना देता हूं। हाँ, सारा पीडीएफ मिलेगा, सब चीज का पीडीएफ मिलेगा। लेकिन आप देखिए, सब चीज का पीडीएफ मिलेगा, जो बोर्ड वर्क मैं कर रहा हूं सारी चीज का पीडीएफ मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी आप अपने हाथ से बनाते रहिए, और बाकी नहीं बना पाइए तो इधर बना हुआ मिलेगा। देखिए ये है कालीकट, यहां पर 17 मई 1498 को वास्को डिगामा पहुंचा, और ऐसा माना जाता है यहां पर उस समय शासक था जमोरिन, उसने स्वागत किया, है कि नहीं? आप पीडीएफ मिलेगा। देखिए ये जमोरिन शासक था, हिंदू राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। अभी तक के इतिहास के अनुसार ऐसे माना जाता है। अब स्वागत कैसे किया होगा ये सब डाउटफुल लगता है। या तो भाई वास्को डिगामा के कुछ लोग पहले आए होंगे, राजा को हो सकता लालच दिए हों, या कुछ और चढ़ा बढ़ा के कहे हों, ये स्वागत करने के लिए चला गया हो, तब तक वो नाव में बैठा ही रहा हो। अब बहुत सारी चीज हो सकती है, इतिहासकारों ने ऐसा लिखा कि स्वागत किया, ये किया, ये सब डाउटफुल लगता है। लेकिन चूंकि मैं आपके अंदर डाउट नहीं डालूंगा अभी, हाँ, लेकिन चूंकि आप बहुत बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, आपके मन में भी विचार आता होगा कि कैसे स्वागत किया। जब उधर से आ रहा था उसका कोई परिचित नहीं था, अभी तक कोई समुद्री मार्ग से आया नहीं था, तो कैसे वो जान गया कि वास्को डिगामा आ रहे हैं स्वागत? मान लीजिए मैं आपके घर की तरफ आऊं और आपको पता ना हो, तो आप हमारा स्वागत कैसे करेंगे? चलिए अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो मेरे बारे में जान भी गए, लेकिन अगर हमारे बारे में कुछ भी ना जानते हो, मैं आपके गांव में आऊं, आपके शहर में आऊं, आप कैसे स्वागत करने के लिए पहुंच जाएंगे? है कि नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, जैसा लिखा है आप भी लिख लीजिए। और बाकी जब चीजें चिंतन जानते बदले, हिंदू राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया।
ये केरल में है। स्वागत किया, बात समझ रहे हैं। और जो है वास्को डी गामा फिर यहां से बहुत सारा संसाधन ले गया। संसाधन का मतलब मसाले ले गया, है कि नहीं। और वहां जाकर के 60 गुना दाम पर बेचा, और 60 गुना दाम पर बेचा तो दूसरे लोग भी भाई घबराए, बाप रे बाप इतनी कमाई है, चलिए हम लोग भी चला जाए। ऐसे बहुत बातें। लेकिन इसके बाद में थोड़ा सिस्टम में एक बार आपको ये समझा देता हूं कि यूरोपीय कंपनियां कैसे बनी और भारत में ये लोग कैसे आए। भारत को लेकर के निश्चित रूप से कौतूहल तो था, आखिर क्यों कंपनी भारत के नाम से बना रहे थे। भारत के नाम से बना रहे थे, इसका मतलब भारत के बारे में आपको ज्ञान है और भारत के बारे में आपको आइडिया है। अब देखिए, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना कब हुई और भारत में कब आई। पहले ये डेट लिखिए, यूरोपीय, भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। अब भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना कब होती है। पहले आप देखिए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसने कंपनी बहुत पहले बना दिया था, 1498 में इसने कंपनी पहले बना लिया था। दूसरी कंपनी जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब खाली हिंदी में लिखेंगे ताकि सारा आ जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 में, यद्यपि इस क्रम में आई नहीं है, इस क्रम में कंपनियां बनी हैं। भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, मैं आगमन नहीं लिख रहा हूं, देखिए स्थापना लिख रहा हूं, कंपनी की स्थापना। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच माने नीदरलैंड, आज के पहले हालैंड बोला जाता था, नीदरलैंड, अब नीदरलैंड बोला। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डच का मतलब हालैंड या नीदरलैंड। चौथा डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस। देखिए भारत के लिए कंपनी बना रहे हैं ये लोग कि आएंगे। अब देखिए कैसे आए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1616 में डच ईस्ट इंडिया। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1664 में इन्होंने कंपनी बनाया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, छठा यहां लिख लीजिए यहीं पर या ऊपर लिख देते हैं, स्वीडिश, सबसे बाद में इन्होंने कंपनी बनाया। स्वीडिश माने स्वीडन, है कि नहीं, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में, 1731।
ये इन्होंने कंपनी बनाया। अब भारत में कब कैसे आए? ये भारत के लिए यूरोपीय देशों ने कंपनी बनाया। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कंपनी तैयार कर लिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने बनाया, और फिर डचों ने बनाया, और फिर डेनिस ने बनाया, फिर फ्रेंच। मतलब अगर 60 में मैं लिखूं तो देखिए, भारत के लिए जो मेजर, देखिए जो मेजर देश हैं उनकी बात लिख रहे हैं, बाकी और भी छोटी मोटी कंपनियां बनी थी। देखिए, भारत के लिए यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ने बनाया, पुर्तगालियों ने बनाया, पुर्तगालियों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, डचों ने बनाया, डेनिस ने बनाया, डेनमार्क, फ्रांसीसियों ने बनाया। 60 में लिख लेंगे तो याद रहेगा, फ्रांसीसियों। यहीं तक जाना करिए बस, फ्रांसीसी तक, बाकी उतना इफेक्टिव नहीं है। और स्वीडिश लोगों ने, ये भी कोई उतना इफेक्टिव नहीं, ये चीन के साथ ज्यादा व्यापार करता था। ये इन्होंने कंपनी बनाया। अब भारत में इनका आगमन कैसे हुआ? स्वीडिश कंपनी बनी है, अभिनव यादव, 1731 में। दोबारा देख के लिख लेंगे। देखिए, 1731। सारी सरकार की कंपनी, इन इन देशों की सरकारों ने ही बनाया था। सॉरी, इन देशों की सरकारों ने नहीं बनाया था, यहाँ के लोगों ने बनाया था। सरकारों ने अनुमति दी थी, निश्चित रूप से सरकार का समर्थन था। यहाँ के लोगों ने कंपनी बनाई, ये सब लोगों ने बनाई, सरकार का समर्थन रहा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, ये भारत के लिए यूरोपीय कंपनी बनाई गई, भारत के लिए। अब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ? उसी कंपनियों के ही लोग भारत में आए। अब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं पुर्तगाली आए, मतलब पुर्तगाली कंपनी आई 1498 में। पुर्तगाली के बाद डच आए 1596 में। डच के बाद आप सभी लोग जानते हैं अंग्रेज आए। अंग्रेज कंपनी की बात कर रहे हैं, उससे पहले देखिए मैं जो डेट लिख रहा हूं कंपनी के आदमी का, बाकी अंग्रेज तो इससे पहले भी एक आ गया था, डेनिस, फिर
फ्रांसीसी, ये क्रम जानते हैं, कंपनी बनाने का और आने का अलग है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, डच और अंग्रेज में इंटरचेंज हो जाता है। और स्वीडिश, अब इस तरीके से देखिए इनका आगमन हुआ, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, पहले पुर्तगाली आए, फिर जानते डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए और स्वीडिश आए। आए तो सब, लेकिन सब प्रभावी नहीं हुए, थोड़ा सा पुर्तगाली प्रभावी हुए। गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इन सब कुछ एरिया पे इनका कब्जा रहा। फ्रांसीसी थोड़ा प्रभावी रहे, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, एनम। अंग्रेज तो बहुत प्रभावी रहे। डच कुछ एरिया पे थे, लेकिन बाद में डचों के साथ अंग्रेजों का जो बेदरा का युद्ध हुआ, उसमें डचों ने हार मान ली। बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों ने हार मान ली, एक लोकल एरिया में रह गए। और पुर्तगालियों का एक अलग तरीके से जानते हैं। ये 1596 है डच का। फिर इन्होंने जानते कब व्यापारिक कोठी बनाई, कारखाना बनाया, वो अलग है। ये डच का सही है, दिवाकर कुमार पंडित, डच सही लिखा हुआ। जब 96 के वो चले वहां से थे, और देखिए ये इस नाते आपको लग रहा होगा क्या, 95। अच्छा ठीक है। अच्छा, अमित कुमार कह रहे हैं कि डच जब कंपनी जानते हैं पहले बनी, कंपनी जो है बाद में बनी, तो पहले कैसे आ गए थे। तो डच जानते हैं, देखिए भारत के लिए जो कंपनी बनाया वो उन्होंने 1602 में बनाया, लेकिन उसी वो कंपनी पहले से यूरोप में एग्जिस्ट कर रही थी, उसके आदमी आए हुए थे। बात समझ रहे हैं, उस आधार पर है। अदरवाइज तो देखिए, ध्यान से सुनेंगे, कंपनी, इसीलिए कंपनियों की स्थापना का ये ध्यान रखेंगे आप। मैं समझ गया कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए, कंपनी की स्थापना ये आपको ध्यान रखना है। तब भी डच जानते हैं उससे पहले आए थे, अगर डच का वैसे देखा जाए, क्योंकि डचों ने व्यापारिक कोठी ही 1605 में बना दिया। अगर ये ऐसे आपको गड़बड़ लगता है तो ये 1605 कर लीजिए, 1605 कर लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि जानते डचों की ऑलरेडी स्टेब्लिश कंपनी पहले से वहां थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, वास्तव में आपका तर्क सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उसके बाद यहां पर आकर के व्यापारिक कोठी बना रहे हैं, फिर और तमाम चीजें कर रहे हैं। चलिए मैं अलग अलग करके डील कर दूंगा। देखिए ऐसे अलग अलग डील कर देंगे तो एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कि उनका आदमी कैसे आया और फिर उनकी कंपनी के लोग कैसे आए, वो पता चल जाए। आप उस पर मत कंफ्यूज मत होइए, पहले आप बेसिक तरीके से जान जाइए। देखिए ये कंपनियों के, यूरोपीय कंपनियों का, ये क्या है, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेन, फ्रेंच और यूरोपियों के आगे आने का क्रम है। देखिए यूरोपीय कंपनियों का नहीं, यूरोपियों का। अब यहां पर ये आप देख रहे हैं 1498 और ये 1600, ये वहां पर यूरोप में बन गई थी। 1602, 1616
और 1664। लेकिन इनके आने का क्रम जब उनका आदमी, कोई भी आदमी उनका आया, उस हिसाब से ये भी। चलिए वो सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। हम समझ रहे हैं कि कहां पे आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो अलग अलग डिस्कस कर देंगे तो अपने आप सही हो जाएगा वो। अच्छा, अब एक चीज जरा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आए तो ये तो आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यूरोपी भारत आए तो नए प्रकार से नहीं आए, बल्कि समुद्री मार्ग के माध्यम से नए प्रकार से आए। स्थलीय मार्ग चूंकि जानते हैं बंद हो चुका था, तो समुद्री मार्ग उनके लिए नया था, इसलिए कहा गया खोज। सबसे पहले उसमें पुर्तगाली आए। अगर खाली व्यक्ति की बात किया जाए कि वहां का नागरिक, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस के लोग आए, फिर फ्रेंच आए, फिर बाकी लोग आए, और कंपनियों की स्थापना का मैंने दिखा दिया। ये दोनों बातें आपकी, दोनों चीजें जानते हैं आपकी क्लियर हो गई हैं। अब एक दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि ये आए किस उद्देश्य से थे। तो शुरू में ये सारे व्यापार के उद्देश्य से आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो ये पता होना चाहिए कि भाई किस चीज का व्यापार करने आए थे। कौन मसाले का व्यापार, तो कौन सूती कपड़े का व्यापार, तो कौन क्या, ये पता होना चाहिए। क्योंकि जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने पहला कारखाना कहां लगाया, जिसको कोठी कहा जाता है। देखिए, भारत के लिए यूरोपीय कंपनी, ये चीज आपने पढ़ लिया। अब भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन, ये भी आप जान गए। अब भारत में उन्होंने व्यापारिक कोठी कहां बनाई, कारखाना कहां बनाया। कोठी का मतलब उन्होंने मुख्यालय टाइप का, जहां से वो डील करना चाहते थे। इसीलिए मुख्यतः जो उनकी व्यापारिक कोठी होती थी वहां उनका कारखाना भी होता था, नहीं तो उनका डीलिंग सेंटर होता था जहां सामान रखते थे वो। इसीलिए कोठी शब्द ज्यादा उचित माना जाता है। भारत में व्यापारिक कोठी, जिसको ट्रेडिंग सेंटर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ट्रेडिंग सेंटर, ये भी जानते हैं, जानना बहुत जरूरी है। जैसे भारत के लिए यूरोपीय कंपनियां, तो हमने कहा कि पुर्तगाली कंपनी 1498, अंग्रेजी कंपनी डच कंपनी, डेनिस कंपनी, फ्रांसीसी, अब इनके आने के क्रम में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। पहले पुर्तगाली, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, अभी कंपनी बाद में छोड़ दी। पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेजी लोग, और फिर कोई क्रम नहीं है, यही खाली इंटरचेंज होता है। डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश। अब इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर कहां कहां बनाया, व्यापारिक कोठी कहां बनाया। बहुत अच्छा रवि कुमार, वेरी गुड। देखिए, ये सब ऐसी चीज है कि आप सभी लोगों को पता है। अब देखिए, इन्होंने कोचीन में अपना पहला बनाया 1503 में।
इन्होंने मछलीपट्टनम में बनाया। इन्होंने मछलीपट्टनम ने बनाया 1605 में। अंग्रेजों ने सूरत में, मछलीपट्टनम में भी। डेनिस ने ट्रांकेबर में बनाया। ये मैं नए पेज पे लिख देता हूं, हो सकता है यहां से ना दिखे। ट्रांकेबर में बनाया 1620 में। और फ्रांसीसियो ने सूरत में बनाया 1668। ऐसे लिख लीजिए, बाकी मैं दोबारा भी लिख दूंगा। ये अगर डेनिस वाला जानते हैं आपको, डेनिस ट्रांकेबर में, ये नागपट्टनम जिले में। ये पता है, ये भी होना चाहिए कि भाई कोचीन किधर है। कोचीन तो खैर आप केरल में जानते हैं। मछलीपट्टनम, इसी को कृष्णा जिला आप बोला जाता है। सूरत तो खैर आप जानते हैं, ताप्ती नदी। ट्रांकेबर ये नागपट्टनम जिले में। और सूरत, हाँ सूरत टेम्पोरी था। शुरू में सूरत जानते हैं टेम्पोरी था, शुरू में टेम्पोरी था। देखिए ये सूरत है, ताप्ती नदी के किनारे, ये सब आप जानते हैं। और ये देखिए कालीकट है, और कालीकट के नीचे देखिए ये कोचीन है। इसका मैं अलग से फिगर बना दूंगा। और यहां पर देखिए ये ट्रांकेबर है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। ट्रांकेबर है, ये मछलीपट्टनम है। फिगर ही बना देते जो सेंटर है, ताकि एक बार आपको ध्यान आ जाए। देखिए ये है कोचीन, ये सूरत है गुजरात में, ये केरल में है, और ये है ट्रांकीबर, ये नागपट्टनम जिला, तमिलनाडु, नागपट्टनम। और ये मछलीपट्टनम, अब इसका नाम है कृष्णा जिला। आंध्र प्रदेश। यहां पर 1503 में पुर्तगाली ने प्रथम कोठी बनाई। और सूरत में आप सभी लोग जानते हैं कि 1608 में अंग्रेजों ने, और 1668 में फ्रांसीसियों ने, ये दो जगह का आप ध्यान रखेंगे। और यहां पर मछलीपट्टनम में 1605 में डचों ने,
और ट्रांकेबर में डेनिस लोगों ने, डेनमार्क वाले डेनिस ने मतलब डेनमार्क ने ये 1620 में 1620 1605, और जो स्वीडिश थी उसने यहाँ पे कोई जगह नहीं, यहाँ पे कोई अलग से कोठी नहीं बनाई थी, अपने वहीं से गोहेनबर्ग से ही देख रहा था वो। तो ये इनकी व्यापारिक कोठियां थी, एक तरीके से ट्रेडिंग सेंटर थे जहां सामान रखते थे, जहां सामान फिर लाद लाद के ले जाते थे। अब देखिए, कल बहुत बच्चों का सीडीपीओ का एग्जाम है, इसलिए आज इतना ही करेंगे। इससे आगे फिर हम लोग मंडे को बढ़ेंगे। और संडे तो आप सभी लोग जान रहे हैं छुट्टी है, केवल 6 डेज हम लोगों की क्लास रहेगी वीक में, 6 डेज क्लास रहेगी। जो लोग नहीं जानते जान लें, संडे छुट्टी रहेगी हमेशा। और अगर कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा, या मान लीजिए जैसे दिल्ली के बाहर मैं जा रहा हूं, तो उस क्लास को एक तरीके से कवर करने के लिए तभी संडे में क्लास होगी, अदरवाइज संडे छुट्टी रहेगी। ताकि संडे जानते जब कभी एग्जाम वगैरह हो तो उसमें अलग से हमको छुट्टी देने की जरूरत नहीं रहेगी। और बाकी दिनों में जानते हैं हम क्लास जरूर लेंगे, चाहे हो सकता है कि 1 ही घंटे की क्लास लें, लेकिन क्लास जरूर लेंगे, ताकि पूरी क्लास बंद ना किया जाए, ताकि कुछ ना कुछ पढ़ते हुए चलें, आगे बढ़ते हुए चलें। तो आज इतना ही। अब इसके बाद मंडे में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे कि भाई वो क्या क्या चीज का व्यवसाय करने के लिए भारत में आए, किन किन चीज का व्यवसाय कर रहे थे, और आपस में रिलेशन कैसा रहा। जैसे पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ भिड़ंत कैसे हुई, या किस तरीके का रहा, बात समझ रहे हैं। इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, और फिर कैसे फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे भारत में शासन हुआ। तो आज की इस सेशन में जो लोग शामिल रहे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार।